तो स्टूडेंट्स, अभी हमने एक बार और फिर से हम लोग थर्मोकपल का डेफिनेशन देखते हैं, है ना। थर्मोकपल क्या है? व्हेन टू metals having different work functions are placed together, a voltage is generated at the junction which is directly proportional to the temperature, and this junction is called as thermocouple. ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है? ये तो इसका डेफिनेशन सेक्शन हो गया। इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है? इसका प्रिंसिपल है is to convert heat energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हीट एनर्जी को किस में बदल देता है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। ठीक है, तो ये चीज तो आप लोग क्लियर हो गया होगा। हमने वर्क फंक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। अगर वर्क फंक्शन का भी डेफिनेशन आप लोगों को समझना है तो इसको समझना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, इन द फॉर्म ऑफ वर्क, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू emit an electron from its outermost shell। ठीक है, मतलब एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, जो एक इलेक्ट्रॉन को उसके आउटरमोस्ट शेल से निकालने के लिए रिक्वायरमेंट होता है, उसी को बोलते हैं इज नोन एज वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन का इसी का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर थर्मोकपल आपको बनाना है तो दो से ज्यादा मेटल्स को, हम दो मेटल्स के जंक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोकपल बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें इसका डायग्राम समझने की कोशिश करें तो ये हमारा, मान के चलिए एक ये इस प्रकार का, ये हमारा एक ठीक है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो गए? जुड़ गए हैं। ठीक है, अभी किस तरीके से जुड़ गए हैं? एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये हीटर है, यहाँ से करंट बह रहा है, और ये क्या है? ये एक पीएमएमसी हमने वहां पर लगा दिया है, जो कि कैलकुलेशन करता है कि कितना वोल्टेज जो है वो जनरेट हुआ है। ठीक है, ये हीटर क्या दे रहा है? दिस इज गिविंग हीट एनर्जी। ये जो हीटर है हमको क्या दे रहा है? हीट एनर्जी दे रहा है, और हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको यहाँ पर क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। सो दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ थर्मोकपल। इसमें कुछ नहीं होता, ठीक, जो हीट है ना, और जंक्शन द हीटर, ठीक है, सीधी सी बात है। जो हीटर है वो एक हीट जनरेट करता है, और हीट जनरेट करने के कारण से जब दो अलग अलग, ये 1 है और ये 2 है, ये दो अलग अलग टाइप के मेटल्स हैं जिनका वर्क फंक्शन अलग अलग है, ये दोनों एक दूसरे के साथ एक जंक्शन पे जुड़ते हैं, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। और ये जो फॉर्मेशन है इसको हम लोग हमेशा किससे, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज नाप लेते हैं, और किससे नापते हैं? विद द हेल्प ऑफ पीएमएमसी। ठीक है, तो यहाँ पर किसी को डाउट है? अगर डाउट होगा तो हम लोग जब ट्यूटोरियल क्लास में रहेंगे तो उस समय आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसकी सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी खासियत क्या होती है थर्मोकपल की? थर्मोकपल की खासियत ये है
कि ये जो थर्मोकपल है ये हमारा AC और DC दोनों के लिए काम करता है। AC एंड DC दोनों के लिए ये हमारा क्या करता है, काम करता है। थर्मोकपल की खासियत यही है कि वो AC और DC दोनों के लिए हमारा जो है वो कार्य करता है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसका जो सबसे और इसका अट्रैक्टिव फीचर क्या है, इसका अट्रैक्टिव फीचर ये है कि जो थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट है वो करंट और वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी के मतलब हाई फ्रीक्वेंसी में वोल्टेज और करंट जनरेट कर सकता है। ठीक है, जनरेट कर सकता है, ये इसकी वन ऑफ दी मेजर खासियत है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसके एडवांटेजेस में आए, लेट्स गो टुवर्ड्स द एडवांटेज सेक्शन। तो एडवांटेज में पहला एडवांटेज क्या है कि जो थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट है वो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज का नापता है। ये कौन सा, ये निकालते हैं आरएमएस वैल्यू जो होती है। आरएमएस वैल्यू का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या तो करंट का या वोल्टेज, दोनों का हम लोग को आरएमएस वैल्यू ही निकाल के ये देता है। दूसरा, दिस इंस्ट्रूमेंट्स are not affected by these instruments are not affected by stray magnetic fields। stray magnetic fields का इन पे कोई भी प्रकार का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ठीक, जो तीसरा इसका एडवांटेज है, मेजर एडवांटेज है, वो है कि they are free from frequency error। फ्रीक्वेंसी एरर से ये क्या है, फ्री हैं। ठीक है, इसी कारण इनका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, that's why they are able to generate voltage and current at high frequency। इसी वजह से ये वोल्टेज और करंट हाई फ्रीक्वेंसी में क्या कर देते हैं, जनरेट कर लेते हैं। ये इसका क्या था, तीसरा एडवांटेज था। चौथा एडवांटेज क्या है इसका, इसका चौथा एडवांटेज है कि करंट का जो रेंज है, करंट रेंज जो इसमें मेजर कर सकते हैं, मेजर्ड in the range of 0.5 एम्पियर से 20 एम्पियर तक का इनका क्या होता है, करंट का रेंज होता है। ठीक है, इसका जो पांचवा है एडवांटेज ये है हाई सेंसिटिविटी। इनकी जो सेंसिटिविटी होती है ये बहुत ही ज्यादा हाई होती है। ठीक है, जो चौथा है हमारा, छठवा जो इसका मेन एडवांटेज है कि ये लोग दे आर वेरी यूजफुल, ये लोग बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं। दे आर वेरी यूजफुल एज व्हेन यूज्ड एज ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स। ये लोग ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स के ये बहुत ही ज्यादा उपयुक्त होते हैं मीन्स टू कैलिब्रेट। और ये ट्रांसफर में क्या करते हैं, ये कैलिब्रेट करते हैं
डीसी इंस्ट्रूमेंट, टू कैलिब्रेट डीसी इंस्ट्रूमेंट्स, ये लोग क्या करते हैं, डीसी इंस्ट्रूमेंट्स का कैलिब्रेशन करते हैं, किससे, बाय पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर और एंड स्टैंडर्ड डीसी सेल, इन सब का इस्तेमाल करके ये क्या है, कैलिब्रेशन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक, अब अगर इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें कोई डिसएडवांटेज जो इसका है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका डिसएडवांटेज अगर हम लोग देखें, देखिए इसके एडवांटेजेस इतने हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस बहुत ही कम है, ये एक ही है। इसका कारण है कि अगर हम लोग को बहुत ज़्यादा हायर टेम्परेचर या हायर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू लगती है तो उस समय इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। क्यों? क्योंकि देखो नॉर्मल रेटेड करंट जो है हमारा हीटर जो है वो कितने में अटेन करता है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम लोग को 2 बार रेटेड करंट चाहिए, ठीक है, तो क्या करेगा, अगर 2 बार सेम प्रकार का रेटेड करंट की आवश्यकता पड़ गई हमको, तो इस बार इसको 4 बार नॉर्मल टेम्परेचर जो है, इसका नॉर्मल टेम्परेचर है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जो स्क्वायर लॉ रेट है मतलब इतना ज्यादा हो जाएगा स्क्वायर लॉ रेट के अकॉर्डिंगली कि हीटर जो है हमारा इसके कारण से जल सकता है, अगर हम लोग को हायर रेंज के टेम्परेचर की आवश्यकता हो जाएगी। ठीक है, तो यही इसका मेजर डिसएडवांटेज है। अगर मैं उसको थोड़ा सा आप लोगों को लिख के समझाना चाहूँ तो लिखिए, एट नॉर्मल ठीक है, रेटेड करंट जो है, रेटेड करंट एट नॉर्मल रेटेड करंट जो है, द हीटर अटेन्स a temperature of, मतलब 300 डिग्री सेंटीग्रेड में जो हीटर है वो हमारा नॉर्मल रेटेड करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लेकिन इफ वी पास ट्वाइस द रेटेड करंट, अगर हम लोग 2 बार रेटेड करंट को पास करेंगे, ठीक है, तो जो हीटर है, हीटर वुड गिव a temperature nearly 4 times the normal temperature। ठीक है, इसका 4 टाइम्स देगी। क्यों? और इसका नॉर्मल टेम्परेचर क्या हो जाएगा उस समय, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बिकॉज ऑफ स्क्वायर लॉ की वजह से इसका टेम्परेचर जो है वो कितना हो जाएगा, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड करेगा, जो कि which in turn burn out the heater। ठीक है, तो ये कारण होता है कि हम लोग, ये ही डिसएडवांटेज है हमारे थर्मोकपल का। तो होपफुली थर्मोकपल एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसका जो विड्थ है, इसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज फार एज हमारा व्हेन हम लोग का ये ट्रांसड्यूसर का जो कनेक्शन है वो है। ठीक है, तो अगर हम लोग थोड़ा सा इसके, वैसे तो न्यूमेरिकल इसमें बहुत ही कम आता है, फिर भी अगर हम लोग
इसके न्यूमेरिकल पोर्शन में जाना चाहें तो 2-3 न्यूमेरिकल हैं जो कभी कभार आते हैं, तो लेट अस गो टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल। वो भी मतलब इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बट देन ऑल्सो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि देखिए, अगर हम लोग न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल में कैसे बोलता है, देखिए मैं लिखता हूँ द आउटपुट वोल्टेज। अगर कभी क्वेश्चन आया द आउटपुट वोल्टेज ऑफ LVDT is 1.5 volt at maximum displacement at a load of कितना लोड, 0.5 मेगा ओम। ठीक है, इसका मेगा ओम का लोड पे। ठीक है, अगर द डेविएशन फ्रॉम linearity and it is, अगर इसका लिनियरिटी जो है वो प्लस माइनस 0.0003 वोल्ट है फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन से इसकी परसेंट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, थ्रू ओरिजिन, ठीक है, फाइंड परसेंटेज लिनियरिटी ठीक है एट द गिवन लोड, और दूसरा द डेविएशन फ्रॉम द linearity is मैक्सिमम। देखिए, तो एक दो बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें कि ये बोल रहा है कि अगर आउटपुट वोल्टेज एलवीडी का 1.5 वोल्ट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का जब लोड 0.5 मेगा ओम है तो उस समय, ठीक है, और डेविएशन फ्रॉम लिनियरिटी है कितना, प्लस माइनस 0.003 वोल्ट स्ट्रेट लाइन से, तो इसकी परसेंटेज लिनियरिटी निकालनी। तो परसेंटेज लिनियरिटी निकालने के लिए सॉल्यूशन देखिए, परसेंटेज लिनियरिटी निकालने के लिए कुछ नहीं है, तो फॉर्मूला है जिसमें कि हम लोग का देखिए ये जो डेविएशन है, डेविएशन जो है 003 अपॉन जितना हमारा मैक्सिमम, देखिए दो वैल्यूज दिख रही हैं हम लोग को यहाँ पर, एक तो 1.5 वोल्ट की है और ये 0.03 वोल्ट, तो 0.003 वोल्ट अपॉन 1 इंटू 100 से जब हम लोग दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो ये आ जाएगा हमारा परसेंटेज लिनियरिटी, जो कि हमारा 0.02 है। दिस इज दी सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल नंबर 1। इसमें कुछ नहीं करना है, देखिए इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन है कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है एलवीटी को 1.5 है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, और डेविएशन के समय वो स्ट्रेट लाइन से कितना आता है, प्लस माइनस पॉइंट, तो परसेंटेज लिनियरिटी कितनी हो जाएगी हमारी, प्लस माइनस 0.02। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द हमारा क्या, ऑफ सॉल्व करने के लिए हमारा ये जो है बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड
वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल हो गया। तो दूसरा न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, कभी कभी आता है, वो है स्ट्रेन गेज से रिलेटेड जो है, जिसमें पॉइजन रेशियो निकालना होता है। तो इसका देखिए, इसका क्वेश्चन किस टाइप से आता है। नंबर 2 न्यूमेरिकल का देखिएगा, इसमें क्या बोलता है कि अ रेजिस्टिव वायर स्ट्रेन गेज uses a soft iron wire of small diameter। ठीक है, एक रेजिस्टिव वायर स्ट्रेन गेज है जो कि सॉफ्ट वायर, स्मॉल डायमीटर का सॉफ्ट आयरन वायर इस्तेमाल करता है। ठीक है, द गेज फैक्टर इज, गेज फैक्टर कितना दिया हुआ है, गेज फैक्टर इज हमारा दिया है गेज फैक्टर +4.2। ठीक है, 4.2 वैल्यू दी हुई है। तो हमको ये बोला है कि नेग्लेक्टिंग दी, अगर नेग्लेक्टिंग द piezo resistive इफेक्ट, जब हम लोग रेजिस्टिव इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, बोलता है कैलकुलेट द पॉइजन रेशियो, कैलकुलेट पॉइजन रेशियो। अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखिए, हम लोग फॉर्मूले में देखते ही हैं सबसे पहले कि हमारा गेज फैक्टर का फॉर्मूला कितना होता है, 1 + 2v प्लस डेल रो बाय रो अपॉन एप्सिलॉन। अब जब पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट आता है, ठीक है, क्या आता है, व्हेन पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड, जब हम लोग इसको पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो ये वाला जो वैल्यू है ये क्या हो जाता है, हटा देते हैं, और गेज फैक्टर का 1 + 2v हो जाता है फॉर्मूला। देखिए, दिस इज व्हाट इज द पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या है, ये v। पॉइजन रेशियो मतलब हम लोग किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बेसिकली v की। ठीक है, पॉइजन रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो gf इज इक्वल्स टू 1 + 2v फॉर्मूला है। जब हम लोग को v निकालना है तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा gf -1/2। तो gf की वैल्यू कितनी दी है, 4.2 -1/2 मतलब 3.2/2, मतलब कितना आया वैल्यू, 1.6। दिस इज द वैल्यू ऑफ द पॉइजन रेशियो, और यही हमारा आंसर है। सो देखिएगा, इसमें आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, इसके डर से आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, ऐसा प्लीज नहीं करना आप लोग, बिकॉज अगर आप ऐसा करेंगे तो आप लोगों को ही परेशानी होगी, और आंसर्स जो हैं इसके बहुत ही इजी हैं और सरल हैं। तो इसी वजह से आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग प्लीज, अगर न्यूमेरिकल आए तो डोंट कंसिडर इट इज अ टफ, इसको इजी समझ के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जो एक और न्यूमेरिकल, जो लास्ट न्यूमेरिकल है, चलिए हम लोग उसको भी देख ही लेते हैं। इसमें क्या बोलता है कि अ कंप्रेसिव फोर्स, a compressive force is applied to structural member। The strain is 5 micro strain। ठीक
ये बोल रहा है कि जो स्ट्रेन की वैल्यू है कितनी, 5 माइक्रो स्ट्रेन है। ठीक है, टू सेपरेट strain gauges are attached to the structural member ठीक है। पहला है वन इज निकल वायर, पहला क्या है, निकल वायर है। ठीक है, निकल वायर। स्ट्रेन गेज है जिसका गेज फैक्टर है हैविंग गेज फैक्टर ऑफ -12.1। इसका गेज फैक्टर कितना है, -12.1 है। और एंड अदर नाइक्रोम वायर, दूसरा क्या है, नाइक्रोम वायर है। नाइक्रोम वायर स्ट्रेन गेज है, नाइक्रोम स्ट्रेन गेज हैविंग गेज फैक्टर, इसका गेज फैक्टर है हमारा 2। अगर ये ऐसा दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ resistance of the gauges। ठीक है, और बोला है द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेन गेज आफ्टर बीइंग strained is 120। अगर ऐसा वैल्यू दिया है और ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोग को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या ये एप्सिलॉन की वैल्यू दिया है -5 माइक्रो स्ट्रेन, मतलब -5 इंटू 10⁻⁻6 स्ट्रेन इसकी वैल्यू दी है। अब हम जानते हैं, देखिए गेज फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, डेल आर बाई आर अपॉन डेल एल बाई एल, मतलब डेल आर बाई आर अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, अब अगर हमको देखिए जीएफ की वैल्यू दी है, किसे जीएफ फॉर निकल वायर एनआई वायर कितना दिया है -12.1। वहीं अगर हम लोग को इसमें डेल आर चेंज इन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा जीएफ इंटू एप्सिलॉन इंटू आर। तो ये हो गया हमारा माइनस सॉल्यूशन में -12.1 इंटू -5 -5 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, (10⁻⁻6) इंटू 120। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 7.26 मिली। ये मैं डायरेक्ट निकाल लिया, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। अब जब हमारा जीएफ जो है
नाइक्रोम वायर NiCr वायर का कितना दिया है, 2 दिया है। तो डेल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी उस समय, GF इंटू ई इंटू, अब R1 दूसरा वैल्यू आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू -5 इंटू 10⁻⁶ इंटू दूसरी वैल्यू कितनी दी है 120। तो डेल आर की वैल्यू क्या आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻³ ओम या 1.2 मिली। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ हमारा क्या अलग अलग। अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो निकल वायर है जब उसको कंप्रेसिव स्ट्रेन में जाते हैं तो उस समय जो इसकी वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है कितना 7.26 मेगा ओम से, और जब हम लोग कंप्रेसिव में जाते हैं तो इसका क्या वैल्यू आ जाती है 1.2 ओम, इसका डिक्रीज हो जाता है। ये डिक्रीज हो रहा है और ये क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, जब ये कंप्रेसिव लोड में जा रहा है तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेन में जा रहा है। निकल वायर जब कंप्रेसिव स्ट्रेन में जा रहा है तो उस समय इसका जो रेजिस्टेंस है 7.26 मेगा ओम से इंक्रीज हो जा रहा है, और जब ये कंप्रेसिव स्ट्रेन में नाइक्रोम वायर जा रहा है, निकल और क्रोमियम का कॉम्बिनेशन नाइक्रोम वायर जा रहा है, तो वो कितना हो रहा है डिक्रीज हो जा रहा है -1.2 मेगा ओम। So students, this is the topic of last topic of the transducer chapter. In the next class we will study a different topic. Okay, thank you.